हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसका नाम है दुग्ध स्रावण, जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। साथ में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, मतलब जो लैक्टेशन होता है उनकी कार्यकी क्या होती है, उनकी फिजियोलॉजी कैसे होती है। विद डायग्राम हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, मिल्क कैसे सीक्रेट होते हैं, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लायन बैच के नाम से अगर आप किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे बीएससी जूलॉजी के जो अब तक बन चुके हैं, वो सारे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल करके रखा हुआ, वहां पर भी जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, उसका नोट्स भी मैं आप लोगों को आज दे दूंगी, उसका लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा ताकि जितने भी टॉपिक है आप लोगों को क्लियरली शो हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुग्ध स्रावण, ये जिसे हम लोग कहते हैं मिल्क सिक्रेशन, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट से। तो देखिए, किसी भी फीमेल में 11 से 12 साल के बाद, जब कोई फीमेल 11 से 12 साल की हो जाती है, उसके बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इससे पहले जो ब्रेस्ट होते हैं वो अपने प्राइमरी स्टेज में होते हैं, मतलब ब्रेस्ट का साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है। लेकिन जैसे वो इस एज स्टेज में पहुंचते हैं, उनका ब्रेस्ट का साइज धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है। इसके पीछे कारण ये है हार्मोनल चेंजेस। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है, उसका लेवल धीरे धीरे शरीर में बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उनका लेवल शरीर में बढ़ने लगता है, धीरे धीरे ब्रेस्ट का साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में भी ब्रेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन वो उनके लाइफ टाइम अपने प्राइमरी स्टेज पर ही होते हैं, मतलब उनमें भी ब्रेस्ट होता है बट उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें ऐसा इस टाइप का कोई हार्मोन नहीं पाया जाता है, या फिर उनमें कोई ऐसा हार्मोनल चेंजेस नहीं होता है जो कि एक फीमेल में होता है। इस वजह से जो मेल का जो ब्रेस्ट होता है वो लाइफ टाइम अपने प्राइमरी स्टेज में होते हैं, जबकि फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है एक एज के आने के बाद इनके ब्रेस्ट का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ब्रेस्ट से होता है मिल्क का सिक्रेशन। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और बता रही हूं मैं, जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, या जब अगर हम लोग उसके प्रेगनेंसी टाइम की बात करें, गर्भावस्था समय की बात करें, तो गर्भावस्था के समय ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल साइज से और ज्यादा उनका साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो कारण क्या है? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन रहता है, उनका लेवल और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने के कारण ब्रेस्ट का जो साइज है वो अपने साइज से भी कहीं ज्यादा उनका साइज जो है वो बढ़ने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम में। और ब्रेस्ट का साइज बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जो भी बेबी आएगा उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना रहता है। तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ने के बाद ही जो भी लोब्यूल्स वगैरह, आगे जब मैं आप लोगों को इसकी एनाटॉमी बताऊंगी तब आप लोगों को समझ आएगा, मतलब जो भी लोब्यूल्स है, जो भी एल्यूली है, उसमें क्या है, मिल्क कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जब बेबी होता है तो वो इसी मिल्क को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम जो ब्रेस्ट का साइज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? अब एक चीज और, जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो निप्पल, और इसी निप्पल को बेबी शक करते हैं और इसी निप्पल के द्वारा मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर प्रेगनेंसी के बाद ही मिल्क क्यों सिक्रेट होते हैं? जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद मिल्क सिक्रेशन क्यों स्टार्ट होता है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। कभी भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर पूछ दिया कि दुग्ध स्रावण या फिर मिल्क सिक्रेशन कौन से हार्मोन के कारण होता है, कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है मिल्क के सिक्रेशन के लिए, तो उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, जैसे ही बेबी बाहर निकलता है, जैसे ही प्लेजेंटा बाहर निकलता है, वैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। और उस हार्मोन के डिक्रीज होने के बाद ये एक प्रकार का हार्मोन सिक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण मिल्क का सिक्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है, मिल्क के सिक्रेशन की बात करें, चाहे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट की बात करें, सबका कनेक्शन हार्मोनल चेंजेस के से ही होता है। हार्मोन ही ये सब के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। याद आपको क्लियर हुआ गाइस? अब सवाल ये है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो हम देखते हैं कि जो बेबी होता है वो निप्पल को शक करने लगता है, उसके बाद मिल्क जो है वो निकलने लगता है। तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही जब बेबी ब्रेस्ट को शक करता है, निप्पल को शक करता है, तो उसके बाद वहां से मिल्क सिक्रेट होने लगता है। तो जितने भी स्टेजेस है ना वो मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी में बताऊंगी। यहाँ पे जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया कि हम इस चैप्टर में, हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पूरे ब्रेस्ट के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा हार्मोनल चेंजेस होता है, कैसे कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेस्ट के एनाटॉमी के बारे में बता दूंगी कि इसका जो भी नाम वगैरह है वो कौन कौन सा है, देन उसके बाद हम लोग इसके फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलिए गाइस हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की जो भी एनाटॉमी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखो फैट टिश्यू ब्रेस्ट में पाया जाता है। फैट टिश्यू ये जितने आप लोग येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, येलो येलो कलर का शो हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं, आपके फैट टिश्यू कहलाते हैं। और ये जो फैट टिश्यू होता है वो क्या करता है, ब्रेस्ट के आकार का निर्धारण करता है। मतलब किसी महिला का ब्रेस्ट साइज कैसा है वो इस फैट टिश्यू पर ही क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे किसी का वजन बढ़ने लगता है तो ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि उनमें जो भी फैट टिश्यू है वो भी क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो ब्रेस्ट जो फैट टिश्यू होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट के साइज के लिए, है ना। अब अगला हम लोग देखते हैं लोब्यूल। ये लोब्यूल क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो लोब्यूल कुछ इस तरीके का शेप का होता है लोब्यूल, और इसी लोब्यूल के अंदर भरे होते हैं मिल्क। मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे बेबी का बर्थ होता है तो जो भी मिल्क होता है वो इसी लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। और अगर हम लोग इस लोब्यूल को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसा दिखता है, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लो ये लोब्यूल है और इसमें क्या होते हैं, काफी सारे एल्वेओली होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कुपिका। क्लियर हुआ, ऐसे राउंड 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 बहुत सारे एल्वेओली होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके एल्वेओली, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कुपिका कहते हैं। और इसी कुपिका के अंदर अगर मैं एक कुपिका को थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाकर बताऊं तो कुछ ऐसा होता है कुपिका। ये चारों ओर क्या होते हैं, मायो एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं। और इसी कुपिका के अंदर क्या भरे होते हैं, इसी कुपिका के अंदर भरे होते हैं मिल्क। क्लियर हुआ आपको। ये जो येलो कलर का आप लोगों को शो हो रहा है ये क्या, इसी कुपिका के अंदर क्या भरा रहता है, मिल्क भरा रहता है। तो जो येलो कलर का मैं दिखा रही हूँ ना वो क्या है, मिल्क है। तो जैसे ही बेबी शक वगैरह करते हैं निप्पल को तो ये जो एल्वेओली है वो क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। इनकी जो मायो एपिथेलियम जो सेल होती है वो संकुचित हो जाते हैं, और संकुचित होने के बाद ये जो भी मिल्क है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो समझ में आया ये आप लोगों को लोब्यूल। लोब्यूल वह उस प्रकार की आकृति होती है जिसमें काफी सारे छोटे छोटे कुपिका पाए जाते हैं। कुपिका के अंदर ही मिल्क भरे होते हैं, और जो कुपिका की सेल है वो मायो एपिथेलियम सेल से बनी होती है। और ये जो लोब्यूल होते हैं वो काफी ज्यादा संख्या में होते हैं, 10 से 20 से 30 इनकी संख्या हो सकती है। तो पूरे ब्रेस्ट भर में ये क्या होते हैं, लोब्यूल फैले रहते हैं। तो लोब्यूल का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बता दिया आप लोगों को क्लियर हो गया कि मिल्क कहाँ पर भरे रहते हैं। तो क्लियरली देखें तो इसी एरिया में क्या होते हैं, मिल्क भरे रहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब अगला देखते हैं हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट। अगला हमारा है क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, जिसको हम लोग और अगर हम लोग इजी नाम इसका देखें तो इसको मिल्क डक्ट भी कहते हैं, मिल्क डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की नलिका होती है, डक्ट होती है। और इसी डक्ट से क्या होते हैं, मिल्क आते हैं। जैसे कोई बेबी मिल्क को शक करता है तो फिर जो भी मिल्क है वो इसी डक्ट के सहारे क्या होते हैं, निप्पल तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। ये कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे ही बेबी मिल्क ब्रेस्ट को शक किया तो जो भी एल्वेओली में जो भी मिल्क भरा होता है वो स्क्वीज हो जाता है, और स्क्वीज होने के बाद जो भी मिल्क है वो इस डक्ट के सहारे निप्पल तक क्या होते हैं, आकर के, मतलब जितने भी डक्ट है वो एक एरिया में आकर के खुलते हैं, एक एरिया में आकर के खुलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निप्पल। और इसी निप्पल को जब बेबी शक करते हैं तो जितना भी मिल्क है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एरियोला, मिल्क की चारों तरफ एक प्रकार की ब्लैक कलर का जो मेलेनिन नाम का जो होता है ना, मेलेनिन, मतलब ये वाला जो हिस्सा क्या होता है वो थोड़ा सा डार्क रहता है, थोड़ा सा काला काला हिस्सा रहता है, ब्लैक हिस्सा, वो क्या कहलाता है, एरियोला कहलाता है ना। प्रेगनेंसी के टाइम एरियोला और भी ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है। ये जो एरियोला होता है ना वो क्या हो जाता है, और भी ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है, और साइज भी एरियोला का बढ़ जाता है। उसमें बहुत सारे फैट टिश्यू वगैरह होते हैं। तो ये है गाइस ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। क्या क्या बताई मैं आप लोगों को। सबसे पहला होता है फैट टिश्यू जो कि ब्रेस्ट का आकार प्रदान करने में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है लोब्यूल, इसी लोब्यूल के अंदर मिल्क भरे होते हैं।
नेक्स्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट जहां से मिल्क निप्पल तक पहुंचते हैं। निप्पल जहां को बेबी शक करता है। और एरियोला जो कि निप्पल के चारों ओर पाया जाने वाला है, एक प्रकार का ब्लैक कलर का कलर होता है जो कि निप्पल के चारों ओर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ आपको। और जो भी एल्वोली होते हैं उसमें मिल्क क्या होता है, भरा रहता है। तो ये है ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, जो भी है मैंने नोट्स में और क्लियरली लिखा हुआ है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो मेरे नोट्स है ना उसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, तो ये वाला डायग्राम बेस्ट है ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के लिए। तो क्या कर लेना आप लोग, ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट खींचने के लिए दे देती हूँ। इसका आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसी डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, ब्रेस्ट मिल्क और कोलेस्ट्रम के बारे में। आखिर ये कोलेस्ट्रम क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए जैसे ही बेबी आउट होता है ब्रेस्ट से, आपको पता है मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होने लगता है। तो अगर हम इसको एक बॉटल में भर के देखें ना, तो देखो ये कुछ जो फर्स्ट 3 दिन का जो मिल्क होता है, मतलब जो जैसे ही बेबी आउट होता है तो जो सबसे पहला वाला जो 3 दिन का मिल्क होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल येलो कलर का। देन 5 दिन बाद थोड़ा सा जो एकदम ज्यादा डार्क येलो होता है वो हल्का सा व्हाइटिश होने लगता है। देन 6 दिन बाद थोड़ा सा और व्हाइट होने लगता है और 25 दिन बाद वो पूरा व्हाइट कलर का मिल्क निकलने लगता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे बेबी बर्थ होता है तो उसके जो मिल्क का कलर होता है, ब्रेस्ट मिल्क का कलर वो कितना ज्यादा येलो होता है। और 1 महीने बाद 20-25 दिन बाद जो ब्रेस्ट का कलर होता है, जो मिल्क का कलर होता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो ये जो येलो कलर का आप लोगों को शो हो रहा है ना मिल्क, इसको हम लोग मिल्क ना बोल के क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जो मदर जो सबसे पहला मिल्क जो अपने बेबी को पिलाती है उसको हम लोग को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम किसी बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना चाहिए, बॉटल का दूध नहीं पिलाना चाहिए। वो इमरजेंसी में पिलाते हैं, जिनका मिल्क वगैरह नहीं आता है वो इमरजेंसी में पिलाते हैं। लेकिन जो माता का जो पहला मिल्क होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रम होता है, ये हाई प्रोटीन होता है और इसमें इम्यूनिटी पावर काफी ज्यादा होता है, जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कोलेस्ट्रम। इसमें फैट बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। अगर हम लोग इस वाले मिल्क की बात करें, ये हमारा क्या है, मिल्क है, तो इस मिल्क में फैट वगैरह भी रहेगा, है ना। लेकिन जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें फैट बिल्कुल नहीं के बराबर, मतलब नहीं होता है, फैट बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, भी बहुत ही ज्यादा कम उसमें होता है। ठीक है गाइस, तो कोलेस्ट्रम मिल्क एक बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब जो शुरू का जो 6 दिन का मिल्क होता है ना वो बेबी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के इम्यूनिटी जो भी होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। और बेबी को अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही क्या करना चाहिए, देना चाहिए। उसके अलावा उसको कोई भी खाना वाना नहीं खिलाना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ तक, है ना। तो ये होता है गाइस कोलेस्ट्रम। अब चलिए जो कोलेस्ट्रम और जो मिल्क है ना उसमें थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। ये है आपका कोलेस्ट्रम और ये है मिल्क। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये परसेंटेज है ना 8.6%। और जो मिल्क होता है उसमें मात्र 1.2% प्रोटीन पाया जाता है। आप समझ सकते हो कि छोटे से बेबी को प्रोटीन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, और वो प्रोटीन इनको कोलेस्ट्रम से ही क्या होता है, मिल पाता है। ठीक। वसा की बात करें, फैट की बात करें तो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें थोड़ा सा फैट कम होता है और मिल्क में फैट थोड़ा सा ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कोलेस्ट्रम में कार्बोहाइड्रेट 3.2% होता है, जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट 7.5% तक कार्बोहाइड्रेट होता है मिल्क में। मतलब मिल्क में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। जल की बात करें तो 86% वाटर होता है और मिल्क में 87% वाटर होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों चीजें जरूरी है। और कोलेस्ट्रम में काफी ज्यादा इम्यूनिटी वगैरह पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन IgA वगैरह पाया जाता है कोलेस्ट्रम में। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो चलिए गाइस अब हम लोग देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, मतलब जो भी लैक्टेशन है उसको कौन कौन सी फिजियोलॉजी है। तो देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जो भी मिल्क सिक्रेशन हो रहा है उसको 5 अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। मतलब जो मिल्क सिक्रेशन की जो तैयारी है ना वो प्रेगनेंसी के टाइम से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसी समय से ही मिल्क सिक्रेशन का जो प्रोसेस होने वाला है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी
बेबी का बर्थ होगा, बेबी के बर्थ के बाद वो मिल्क उनको चाहिए रहेगा, तो इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम से ही मिल्क सिक्रेशन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो तैयारी है वो टोटल 5 प्रोसेस से होकर के गुजरती है। और सबसे पहला प्रोसेस है हमारा मेमोजेनेसिस। तो मेमोजेनेसिस क्या होता है? मेमोजेनेसिस मतलब होता है ब्रेस्ट का प्रिपरेशन। तो प्रेगनेंसी के टाइम किस तरीके से ब्रेस्ट का प्रिपरेशन होता है ताकि वो मिल्क सीक्रेट कर पाए, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट 1 से 3 मंथ तक अगर हम लोग बात करें, मतलब जब कोई लेडीज 1 से 3 महीने की जब प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उसका ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो 3 से 8 मंथ तक पहुंचती है, उसके ब्रेस्ट का साइज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे वो 8 से 9 मंथ तक पहुंचती है तो उसका ब्रेस्ट का साइज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही पोस्टनेटल पीरियड आता है, मतलब जब बेबी का बर्थ हो जाता है, जब मदर मिल्क जो होता है उसको, जब बेबी मिल्क उसको ग्रहण करने लगता है, तो उस समय ब्रेस्ट का साइज जो है वो और भी ज्यादा, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रकार से मेमोजेनेसिस कहलाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। मैं शुरू में ही बताई थी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके साइज के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ही ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका साइज भी क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखो, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम, है ना। तो प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेस्ट का साइज कैसे चेंज होता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को मेमोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हुआ आपको मेमोजेनेसिस? अब चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस सेकंड नंबर का प्रोसेस है और इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं मिल्क का सिक्रेशन। मिल्क का सिक्रेशन ही क्या कहलाता है? आपका लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बता चुकी थी कि मिल्क का सिक्रेशन कब होता है? जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, जैसे ही प्लेजेंटा आउट होता है, वैसे ही ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेट होना चालू हो जाता है। तो आखिर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि लैक्टोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैक्टोजेनेसिस। प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन किसी लेडीज के शरीर में सीक्रेट नहीं हुआ आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ के बाद अगर ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है तो उसका मिल्क का सिक्रेशन ही रुक जाता है। देखो, कई बार कुछ लेडीज ऐसे होती है ना जिनका बेबी हो जाता है, फिर भी उनके ब्रेस्ट से मिल्क ही नहीं आता रहता है, फिर बेबी को बॉटल वगैरह का दूध पिलाया जाता है, तो फिर वो इसी हार्मोन के कारण ही होता है। अगर हम लोग इसका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो वो फिर ठीक हो जाता है ना। हार्मोनल टैबलेट वगैरह अगर हम लोग देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी मिल्क का सीक्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कब सीक्रेट होता है? जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल नीचे गिरने लगता है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज होने लगता है। प्रेगनेंसी भर, पूरे गर्भावस्था भर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए ब्रेस्ट का साइज बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे बेबी का बर्थ हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो नीचे गिर जाता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जैसे नीचे गिरता है उसके बदले पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन करते हैं। जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, मिल्क का सिक्रेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर हुआ? 8 नंबर का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब होता है मिल्क का इजेक्शन, मिल्क का निष्कासन या फिर मिल्क का इजेक्शन। अब देखो, मिल्क का सिक्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है ना, लेकिन मिल्क का बाहर आना भी तो जरूरी है। ठीक है, ब्रेस्ट में मिल्क भरा हुआ है, लेकिन जब तक बेबी उसको शक नहीं करेगा मिल्क बाहर कैसे आएगा, है ना, तो वो क्या कहलाता है? मिल्क का इजेक्शन कहलाता है। तो इसके पीछे भी हार्मोन एक उत्तरदायी होता है, वो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ना चाहिए बॉडी में, और जैसे ही मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है उसका लेवल भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्क के इंजेक्शन के लिए। कैसे मिल्क का इंजेक्शन होता है? देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? कुपिका के बारे में बताया था, एलोवेली के बारे में। ये हमारा क्या है? एलोवेली है, जो कि ब्रेस्ट में पाया जाता है, और इसी एलोवेली के अंदर क्या पाया जाता है? मिल्क भरा होता है। ये क्या होता है? मिल्क भरा होता है ना। और ये जो एलोवेली होता है वो कौन से कोशिका से मिलकर के बना होता है? मायोएपिथेलियम कोशिका से मिलकर के बना होता है। ये जो एलोवेली होता है जो कि ब्रेस्ट में पाया जाता है, वो मायोएपिथेलियम कोशिका से मिलकर के भरा होता है, मिलकर के बना होता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है शरीर में, है ना, जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनने लगता है, वैसे ही क्या होता है? ये जो कोशिका होती है ना, जो मायोएपिथेलियम कोशिका होती है, वो संकुचित हो जाती है। संकुचित मतलब ऐसा कंप्रेस हो जाती है। अब जैसे ये कंप्रेस होगा, क्या होगा?
यहाँ से मिल्क क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जैसे ही बेबी ब्रेस्ट को शक करेगा, निप्पल को शक करेगा, तो जो भी मिल्क है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बनना बहुत ही जरूरी है इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए, और इसको हम लोग कहते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। आया गई समझ में आप लोगों को? चलिए हम लोग 4th नंबर का प्रोसेस देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गैलेक्टोपोइसिस। तो क्या होता है गैलेक्टोपोइसिस? इसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, है ना, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। क्या होता है मेंटेनेंस? जो भी मिल्क सिक्रेशन हो रहा है उसका मेंटेनेंस भी तो जरूरी है ना, हर चीज का मेंटेनेंस होता है। तो वहां पर जो मिल्क सीक्रेट होता था उसका भी मेंटेनेंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही पूरा उन्होंने मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह से सीक्रेट होते हैं, अलग अलग ग्लैंड वगैरह से सीक्रेट होते हैं, जो कि पूरा जो लैक्टेशन चलते रहता है ना, 2 साल 3 साल 4 साल जितना साल भी लैक्टेशन चलता है उसको पूरा मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो ये हार्मोन का नाम क्या है, याद कर लो। सबसे पहला है आपका ACTH हार्मोन। ACTH का फॉर्मूला क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि मेंटेनेंस के लिए काफी उत्तरदायी होता है। अगला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, मेंटेनेंस के लिए ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेट होना भी जरूरी है। अगला है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहीं ना कहीं जो भी लैक्टेशन का मेंटेनेंस है उसके लिए जो है वो काफी ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। ACTH हार्मोन, TSH हार्मोन और GH हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये सारे हार्मोन का लेवल भी हमारे बॉडी में बना रहना चाहिए। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में ये सारे हार्मोन का लेवल बना रहना चाहिए, तभी वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, तभी उसके ब्रेस्ट से अच्छे से मिल्क निकल सकता है। ठीक है, लास्ट वाला प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल। अभी तक मैंने जितने भी प्रोसेस बताई हूँ उन सभी प्रोसेस में आपको पता है कि अलग अलग हार्मोन क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो उन जितने भी हार्मोन है ना उसको लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़िए, मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट का प्रिपरेशन, है ना। मेमोजेनेसिस मतलब पहला प्रोसेस है जिसमें ब्रेस्ट का प्रिपरेशन होता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम भर क्या रहता है, पूरा बढ़ा हुआ रहता है। तो इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं, ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा नंबर का क्या हम लोग पढ़े थे, दूसरे नंबर का हम लोग क्या पढ़े थे, लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में क्या हो रहा था, मिल्क का सिक्रेशन हो रहा था, मिल्क का सिक्रेशन। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी था ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही तो मिल्क सिक्रेट हो रहा था। तीसरा नंबर का क्या हमारा प्रोसेस था, गैलेक्टोकाइनेसिस। वही था ना, गैलेक्टोकाइनेसिस, है ना। तो गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन। गैलेक्टोकाइनेसिस मतलब मिल्क का इजेक्शन। जैसे बेबी मिल्क को शक करता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसके अलावा और कौन कौन से हार्मोन हमको चाहिए रहता है, ACTH हार्मोन, GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और TSH हार्मोन। तो ये जितने हार्मोन है वो ब्रेस्ट सिक्रेशन, जो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करके रखे रहते हैं। तो नोट्स मैंने काफी अच्छा बनाया हुआ है गाइस, आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लो। जो डायग्राम मैंने आप लोगों को बनाने के लिए बोला है वो आप लोग सारे डायग्राम बना लेना। जो खासकर ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक के लिए, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लो, तभी नोट्स क्लियरली दिखेंगे आप लोगों को, है ना, नहीं तो फिर नोट्स ब्लर दिखाई देगा। और मुझे कमेंट करके बताओ गाइस कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक होगा प्रेगनेंसी के ऊपर, गर्भावस्था के ऊपर होगा, प्लेजेंटा वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे, किस तरीके से प्रेगनेंसी होती है, कैसा कैसा उसका प्रोसेस होता है, सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।